हेलो दोस्तों, मैं सुशांत कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशांत कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग जीके की क्लास देखेंगे। जीके में जो है ना सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता में जो है ना क्या है कि देखिए, ये इससे जो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है पीसीएस लेवल के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या होता है इसमें कि हमको जीके में हर एक चीज़ में होता है कन्फ्यूजन कि पढ़ तो लेते हैं हम, कितने बार भी पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता है। तो आज कोशिश करेंगे इस वीडियो में के माध्यम से कि आप एक बार पढ़ें और इसको जो है ना हमेशा के लिए याद रह जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है ना सिंधु सभ्यता जो है इसके जो है ना डेट के बारे में देखते हैं। डेट जो है ना इसका मतलब अलग अलग तरह के बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो प्रमुख है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो डेट जो है ना इसका कब है, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है ना। लगभग जो है 7 साल का जो है इसका है। अब आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता के कुछ जो है ना। सिंधु सभ्यता क्या था कि एक सभ्यता था जो पहले के ज़माने में जो लोग इस टाइम में हुए थे उस तरह का सभ्यता था। इसको बाद में खोजा गया कि हाँ ये भी एक सभ्यता जो है वो प्रचलित था। सिंधु सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता को ना अध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अध ऐतिहासिक काल कहने का मतलब क्या होता है कि उस टाइम में जो है ना जो कुछ उसमें लिपि तो थी, जो लेखन कला था, लेकिन क्या था लेखन कला में आदमी लिख तो लेता था लेकिन उसको पढ़ नहीं पाता था। ठीक है, तो इसको ये समझेंगे। अगर सिंधु सभ्यता की लिपि अगर पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या होता है, तो सिंधु सभ्यता का जो है ना लिपि जो होता है वो भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक मतलब क्या है कि वो तो लिपि तो था लेकिन उसको आदमी पढ़ नहीं पाता था। तो अगर पूछेगा कि क्या इसको सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ी जा सकती है, तो इस सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकती थी लेकिन लिखी जा सकती थी। ठीक है, तो इसलिए उसको भाव चित्रात्मक कहा है, मतलब चित्र के भाव को समझने वाले को भाव चित्रात्मक कहते हैं। तो इस चीज़ से ये क्लियर हो गया कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी कैसा थी, भाव चित्रात्मक थी। उसको जो क्या कर सकते थे हम लोग, पढ़ नहीं सकते थे लेकिन वो लिखा हुआ वो प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं कि सिंधु सभ्यता को ना, इस सभ्यता को कांस्य युगीन कहा जाता है। कांस्य युग इसलिए कहा जाता है कि उसमें कांसा का जो है ना परिणाम मिले थे। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, कांस्य युग जो है, कांस्य जो है ना वो किस चीज़ से बन के, मतलब अगर साइंस में पढ़ेंगे तो कांस्य जो है ना तांबा प्लस्टीन से मिल के बना हुआ है। तो इसमें एक चीज़ और क्वेश्चन में कन्फ्यूजन देने के लिए एग्जाम में भी पूछता है कि सिंधु सभ्यता जो है वो ताम्र युग था, या जो बोल सकते हैं उसको तो ताम्र युग भी बोल सकते। क्यों? क्योंकि कांसा जो है वो किससे बना है, तांबा और टीन से मिलकर बना है। तो ये पीसीएस लेवल में अगर 5 ऑप्शन दिया हुआ रहता है जिसमें एक ऑप्शन में लिखा हुआ रहता है कि इनमें से अधिक आंसर, तो उसमें आपको कांसा भी लिख देगा, तांबा भी लिख देगा या टीन लिख देगा। तो अगर तांबा टीन कांसा न भी लिखे, तांबा लिख देगा, टीन लिख देगा, कोई और मेटल मान के चलिए लोहा लिख देगा, और इसमें पूछेगा कि आंसर कौन होगा, एक होगा, एक से अधिक होगा। जो पीसीएस लेवल में 5वां ऑप्शन रहता है तो इसमें जो है ना 5वां ऑप्शन मानेंगे, क्योंकि तांबा और टीन से ही मिलकर कांसा बनता है। ठीक है, अगर सीधा सीधा पूछ देगा कि हाँ किस युग का है तो कांस्य युग का होता है। तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब इस सभ्यता के जो है ना खोज कैसे हुआ है उसके बारे में चलते हैं। जैसे इसमें जो है ना सबसे पहली बार सिंधु सभ्यता की खोज चार्ल्स मैसन ने दी थी। अब चार्ल्स मैसन जो है ना एक अंग्रेज था। उस टाइम जो 1826 में जो ये खोजा गया था, तो उस टाइम क्या था, अंग्रेज का शासनकाल चल रहा था। तो चार्ल्स मैसन जो है ना वो क्या हुआ कि कुछ आदमी लोग जो है वहाँ जो अंदर जो ईंट जो थे वो निकाल रहे थे। तो ये जो है ना आदमी पहुँचता है वहाँ पे, वो देखता है। तो ये जो है ना चार्ल्स मैसन उस टाइम जो है उतना अंग्रेज लोग ध्यान नहीं दिया, तो उसको क्या हुआ, वो अपनी पत्रिका जो है ना, ये पत्रिका एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, और ये पत्रिका जो है ना नैरेटिव ऑफ जर्नी, इसके माध्यम से जो है वो सभ्यता के बारे में जानकारी दी। किसने दी? चार्ल्स मैसन ने। अगर पूछ देगा कि सबसे पहली बार सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी, चार्ल्स मैसन ने दी। ठीक है, किस बुक के द्वारा, पत्रिका के द्वारा दिया, नैरेटिव ऑफ जर्नी के। अब आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता का खुदाई का काम कौन किया,
जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में हुआ था। देखिए पता कब लगाया था, 1826 में जानकारी उसको मिला, लेकिन काम कब चालू किया, 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। ये जॉन मार्शल जो है ना पुरातत्व के महानिदेशक थे, ठीक है। तो इन्हीं के नेतृत्व में जो है ना, अब ये तो बड़ा आदमी थे, ये तो करेंगे नहीं, वो क्या किए थे, सिंधु सभ्यता की खोज के लिए राय बहादुर दयाराम सहनी जो है उसको अपॉइंटमेंट कह सकते हैं किए थे। कब, ये भी 1921 में हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों डेट याद रखेंगे, हालांकि डेट दो पूछता है, एक तो सिंधु सभ्यता पूछता है, सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो है ना सिंधु सभ्यता को ही कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सिंधु सभ्यता का खोज हुआ तो सबसे पहला जो स्थल था वो हड़प्पा स्थल जो है ना वो खोजा गया। तो ऐसा इतिहासकार को माना गया, इतिहासकार जो पहले के हुए वो सोचे कि मतलब कि जिसके नाम से पहले खुदा गया हो उसी का सभ्यता का नाम देते। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि सिंधु सभ्यता किसको कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता किसको कहते हैं। सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सैंधव कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, सैंधव सभ्यता भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इससे ये याद हो गया कि अगर सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता सब किसका नाम है, सब एक ही का नाम है, ठीक है। इसकी खोज कौन किया था, राय बहादुर दयाराम सहनी। बुक में जो है ना दयाराम सहनी भी लिखा हुआ रहता है, जो 1921 में हुआ, ठीक है। अब देखते हैं इसका विस्तार की स्थिति, मतलब कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ था उस टाइम में, ठीक है। तो ये तो इतना समझ में आ गया। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सिंधु सभ्यता कब से कब तक था, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक था, मतलब 7 साल का। सिंधु सभ्यता को क्या कहा, अधैतिहासिक काल, इंग्लिश में इसको प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है। इस सभ्यता को कांस्य युग में भी कहा जाता है, कांस्य युग का। सबसे पहला सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था, कब दिया था, 1826 में दिया था। पत्रिका का नाम क्या था, नैरेटिव ऑफ जर्नी, ठीक है। इतना तो याद हो गया। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम सहनी ने की थी 1921 में। उसका जो है मतलब जो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था, वो भी 1921 में जो है ना वो नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। ये हो गया। अब सिंधु सभ्यता के विस्तार की स्थिति जानते हो वो कहाँ कहाँ तक था, तो इसको जो है ना कुछ चीज़ बना के याद करें। जैसे उत्तर में कहाँ तक था, मांडा था, कहीं कहीं मांडा भी लिखा हुआ रहता है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और किस नदी में है, चिनाब नदी। अब इतना तो ध्यान में रहता है कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी का है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो उत्तर में क्या हो गया, मांडा हो गया, ठीक है। अब दक्षिण में आते हैं। दक्षिण का याद करना बहुत ही आसान है, 10 से दक्षिण, 10 से दाइमाबाद, ठीक है। अब दाइमाबाद लग गया। अब दाइमाबाद, अहमदाबाद, ये सब कहाँ पड़ता था उस टाइम में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता था, ठीक है। तो वो जो है ये दक्षिण का जो है ना अहमदनगर, दाइमाबाद जो है ना वो जगह का नाम था, अहमदनगर जिला का नाम था, ठीक है। जिला का नाम अहमदनगर था और राज्य जो था वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिला, ठीक है। 1800 जो ये जो 1921 के आसपास का जो जिस टाइम खोजा गया था उस टाइम का बात है। तो जिला अगर पूछ दे तो अहमदनगर है, और किस जगह, तो दाइमाबाद जो है वो मिला था, दाइमाबाद तक था और ये महाराष्ट्र में था। तो उत्तर और दक्षिण का हो गया। अब पूर्व और पश्चिम का देखते थे। पूर्व में जो है ना क्या था, उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में किस, आलमगीरपुर, जो मेरठ जिला में आता है था। और उत्तर प्रदेश, मेरठ तो सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आलमगीरपुर जो है वो कहाँ है, मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे। मतलब हिंडन नदी जो है ना वो नदी के किनारे पूछेगा तो हिंडन नदी के किनारे जो है वो था, ठीक है। पश्चिम में कहा था, सुतकानडोर, ठीक है, सुतका गेंडोर था, सुतका गेंडोर। अब देखिए पश्चिम में है ना, पश्चिम में क्या हो जाता है, अब ऐसे याद कर लीजिए, सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में क्या हो जाता है, डूब जाता है, यानी सो जाता है। तो सो जाने का मतलब है सुतकानडोर। आप ऐसे याद करते हो, सुतकानडोर पूरा याद नाम रहेगा, ऑप्शन आएगा तो आप बता सकते हैं। आप इस तरह से दिमाग में बना सकते हैं कि पूर्व तो मतलब पूर्व में क्या होता है, सूर्य जो है उगता है, पश्चिम में सो जाता है, यानी कि पश्चिम में सुतकानडोर हो गया, जो कहाँ पड़ता था, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। और पाकिस्तान के क्षेत्र में कौन सा नदी है, दासक नदी है। दहशत फैलाए हुए रहता है पाकिस्तान, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं कि दासक नदी, ठीक है। तो ये हमें उम्मीद है कि ये याद हो गया होगा। पूरब में उत्तर में मांडा हो गया,
और नीचे में दक्षिण में दाइमाबाद हो गया, इधर आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर का नाम आते ही आपको जो है ना मेरठ याद आएगा, मेरठ से उत्तर प्रदेश याद आ जाएगा, ठीक है। सुत्कानडोर पश्चिम में सूर्य सो जाता है, इसका मतलब है ये सुत्कानडोर है। तो ये तो हो गया सिंधु सभ्यता के विस्तार की स्थिति। अब आगे इसका जो है ना स्थल के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए अब देखते हैं उसके स्थल पे क्या है। सबसे पहला तो हड़प्पा है। हड़प्पा का खोज कब हुआ था? 1921 में हुआ था। दयाराम साहनी ने किया था। किस नदी? अब इसमें हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो रावी नदी के तट पर है। देखिए हड़प्पा, र आ रहा है ना यहाँ, हड़प्पा र से हड़प्पा, रावी नदी के तट पर, ठीक है। ऐसे याद कर लेंगे। पाकिस्तान के पंजाब का जो है ना साहिवाल जिला पर है। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, जिला का भी नाम पूछ देता है। तो सबसे इसमें दो चीज़ याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले नदी, उसके बाद कौन सा जिला है। सो ये दोनों तो पहले से याद है कि हड़प्पा 1921 में जो है दयाराम साहनी ने खोज किया था। अब देखिए हड़प कौन सकता है? जो शाही आदमी होगा, जो राजा आदमी होगा वही हड़प सकता है। तो हड़प्पा किस नदी के तट पर हो जाएगा? रावी नदी के तट पर। कौन सा जिला? साहिवाल जिला, ठीक है। याद हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से जो है ना कुछ वस्तुएं मिली थी। एग्जाम में जो है ना ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सा जो साक्ष्य है किस स्थल पे मिला था, ठीक है। तो इसको भी देखिए, श्रमिक आवास, अन्नागार, मतलब यहाँ अन्न का जो घर था वो उसको बोलते हैं अन्नागार। लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, ये सब जो है ना हड़प्पा में मिला था। अब हड़प्पा में ऐसे समझते हैं कि हड़प कौन सकता है? श्रमिक आवास जो है वो कौन है? हड़प सकता है। श्रमिक का जो है ना सब जो शाही लोग होते हैं वो हड़पते हैं। अन्नागार यानी कि जो अन्न का जो घर है वो किसके पास होगा? शाही लोग के पास होगा, यानी हड़प्पा जो हड़पेगा उसी के पास ज़्यादा अन्न होगा। लकड़ी का ताबूत, और उसके बाद क्या है? अन्न खाएगा। लकड़ी के ताबूत मतलब समझते हैं जो ताबूत रहता है जिसमें जो रख के दफनाया जाता है उसको बोलते हैं, उसमें घुसेगा और कब्रिस्तान में दफन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि श्रमिक आवास हुआ, उसको घर लूटा, अन्न खाया, लकड़ी के ताबूत में सोया, मर गया, ठीक है। कौन? हड़प्पा, जो लोग हड़पते हैं। तो इस चीज़ से इतना याद रखिएगा। अब हड़प्पा सभ्यता का ये याद हो जाएगा। इसमें जैसे ही देखिए इससे क्या होता है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उससे है ना कि कुछ जब पढ़े रहिएगा तो दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि अरे हाँ ये चीज़ आया था, इससे ये ऑप्शन होगा, क्योंकि आंसर तो सामने लिखा रहता है, बस कन्फ्यूजन दूर करना है। अब आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जस्ट 1 साल बाद हुआ था। इसका खोज कौन किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। ये चीज़ जो है याद रहना चाहिए। हड़प्पा का खोज कौन किया था? दयाराम साहनी। दूसरा मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी, ठीक है। जोदड़ो इसमें भी लास्ट में रह रहा है, यहाँ भी रहा है। मोहनजोदड़ो बनर्जी, ऐसे करके याद कर सकते हैं। यह जो है ना इसका वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। ये जो है हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, ठीक है, तट पर है। पाकिस्तान के कौन है? लड़काना जिला में है, ठीक है। ये जो है ना लड़काना जिला में है। यहाँ से भी जो है ना कुछ वस्तुएं मिली थी। क्या क्या मिली थी? अब देखिए मोहनजोदड़ो का मतलब एक और चीज़ लिखते हैं, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो है ना मतलब जो है इसको व्याख्या जो किया वो क्या कहते हैं? इसको मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। ये एग्जाम में कितना बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के क्षेत्र में लड़काना जिला में स्थित है। इतना तो हो गया। अब यहाँ से जो है ना कुछ वस्तुएं मिली थी। यहाँ से भी पुरोहित आवास, यहाँ भी अन्नागार मिला था, ठीक है। तो दोनों में जो है ना अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो दोनों दे देंगे, ठीक है। विशाल स्नान गृह, ये जो है ना ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। स्नान मतलब स्नान घर जो है ना, ये विशाल स्नान घर मतलब बहुत विशाल था स्नान घर। वो कहाँ? मोहनजोदड़ो में। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि मतलब नहाने कौन जाएगा? कोई आदमी जाएगा। आदमी कौन था? मोहन था जो नहाता था, ठीक है। उसके पास जो है पुरोहित का आवास भी था मोहन के पास। उसके पास अन्न का जो है ना भंडार भी था, और उसके पास बड़ा सा नहाने का जो है विशाल स्नान गृह था। सबसे बड़ी सड़क भी थी उसके समय में, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मोहन को, ठीक है। सबसे बड़ी सड़क थी। घर में भी कुआं था, उसको कुआं रहेगा तब तो नहाएगा। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति।
अब देखिए कांसे की बनी घर में भी देखते होंगे कि वो मूर्ति टाइप का रखा रहता है, तो किसी के पास घर होगा तभी तो मूर्ति रहेगा। तो मोहन के पास क्या था, उसके पास पुरोहित आवास घर भी था, भोजन भी था, विशाल स्नान नहाने के लिए भी बड़ा सा था, सबसे बड़ी सड़क था, घर में भी कुआं था, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति था। किसके घर में, मोहन के घर में। तो इससे याद हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो के ये हो गया। ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, हालांकि ये पूछता नहीं है लेकिन पूछ दे। तो 11.88 मीटर जो है ना उसके लंबाई था, किसका, स्नान गृह का। और इसका जो है ना चौड़ाई था 7.01 मीटर और गहराई जो था वो 2.43 था, 243। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सब जो है ये अभाज्य नंबर है। तो अभाज्य नंबर दिमाग में रहेगा, स्नानगिरी का जो है ना हाइट कितना कितना है, तो वो जो अभाज्य नंबर से चालू होता है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं चंदू दारो का। ठीक है, इसकी जो खुदाई है ना वो क्या था कि गोपाल मजूमदार ने किया था। ठीक है, इसकी देखिए इसमें जो है ना खोज ज़्यादा जो है वो खोजने का पूछता है कि कौन खोजा है और वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला है, मतलब क्या क्या वस्तु मिला है। तो इसमें जो है ना इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की थी। वर्तमान में यह भी क्या है, सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, जो पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से भी निम्नलिखित वस्तु मिली। पहला जो है लिपस्टिक मिला था, शीशा मिला था, मनके और गुड़िया। ठीक है, और कुत्ता और बिल्ली के पैरों के निशान मिला था। कहाँ, चंदू दारो में। चंदू दारो मान के चलिए कि एक चंदू नाम का लड़का था। ठीक है, वो लिपस्टिक जो है ना शीशा में देख के लगाता था, गुड़िया जो है वो खेलता था, कुत्ते बिल्ली के जो है उसके समय में पैर का निशान थे। अब दौड़ दौड़ के वो करता होगा, बच्चा रहा होगा तो ऐसे याद कर सकते हो। कुछ अपना से ट्रिक बना सकते हैं जिससे कि भूले नहीं एग्जाम में। ठीक है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए या कहीं पे जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ, तो इस टाइप से याद आ जाए कि हाँ ऐसा सुने थे। सुनने से क्या है कि उससे दिमाग में रहता है। यहाँ से ये पता चल गया। इसमें मेन बात क्या था चंदू दारो में, इसकी खोज 1931 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। डेट कभी कभी पूछ देता है। 1921, 22, उसके बाद जो है ना 9 साल बाद खोज हुआ था इसका। ठीक है, आगे देखिए इसमें कि यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है और औद्योगिक शहर है। आप जानते हैं सिंधु सभ्यता जो है वहाँ व्यापार भी नगरी कहा जाता था, मतलब व्यापार करता था, वहाँ के आदमी कृषि भी करता था। आगे चल के उसका पूरा एक डिटेल देखेंगे जो सिंधु सभ्यता में क्या क्या हुआ। ठीक है, तो इतना समझिए कि औद्योगिक शहर यानी कि इंडस्ट्रियल सिटी भी था। दुर्ग रहित मतलब क्या है कि यही एकमात्र जो है ना ऐसा मतलब जगह था जो दुर्ग रहित था, मतलब कोई किला बाउंड्री नहीं था चारों तरफ से। ठीक है, तो चंदू दारो जो बच्चा था वो कहीं भी जा सकता था, ऐसे करके याद कर सकते हैं इसमें। तो एकमात्र एक ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था। ठीक है, देखिए आप रोपर देखते हैं। रोपर में क्या था, इसकी खुदाई जो है ना यज्ञदत्त शर्मा ने की और यह वर्तमान में पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। अब देखिए रोपर की खोज किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक है, इसमें भी रहा आ रहा है, इसमें भी शर्मा में भी रहा आ रहा है। वर्तमान में पंजाब के सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है रोपर। ठीक है, यज्ञ जो कराता है वो सत्य आदमी होता है, इसलिए यज्ञदत्त शर्मा सतलज नदी के किनारे स्थित है, ऐसे याद कर लीजिए। यहाँ से एक ही चीज़ का जो है ना परिणाम मिला था जो अक्सर पूछा भी जाता है एग्जाम में, कि यहाँ पर जो है ना मानव के साथ जो है ना कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। मानव के साथ जो है मतलब कुत्ते को भी क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। कहाँ, रोपर में। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखना है इसमें एक बार। आगे आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है ना कुछ चीज़ जो है एग्जाम में हमेशा पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। ठीक है, वर्तमान में यह कहाँ है, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कालीबंगन है, काली मिट्टी की चूड़ी है जो राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, ये याद कर लेना है। आगे देखिए चूड़ी जो है काली मिट्टी चूड़ी ये सब का जो है राजस्थान में, ऐसे याद कर लीजिए, बनता है जो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है कालीबंगा। यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली है, हल से जुते हुए खेत के निशान। ये बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया कि हल से जुते हुए खेत का निशान कहाँ पे मिला था, तो इसको ऐसे ही याद कर लेते हैं। कालीबंगा है ना, बंगा को क्या करते हैं हम लोग, बैगन से याद कर लेते हैं। बैगन कहाँ उपजता है, जो ज़मीन में उपजता है,
तो हल कहाँ जोतेगा, ज़मीन में जोतेगा ना, तो हल जो है ज़मीन में जोतेगा। तो इस तरह से याद करते हैं। बैगन जो है वो कहाँ उपजता है, वो उपजता है ज़मीन में। ज़मीन में हल जोतता है, तो हल से जोते हुए खेत के निशान कहाँ, कालीबंगा में। ठीक है, बैगन को उपजाने के लिए हल से खेत जोता गया, कालीबंगा। ठीक है। अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट कहने का मतलब होता है जिसपे नक्काशी किया जाता है, कुछ डिजाइन बनाया जाता है, तो वो अलंकृत ईंट कहाँ से, कालीबंगा से। अब देखिए बंगा मतलब चूड़ी होता है, तो चूड़ी हुआ, ये सब डिजाइन कहाँ किया जाता था, कालीबंगा में। तो ये अलंकृत ईंट कहाँ हो गया, कालीबंगा। हवन कुंड, हवन कहाँ होता है, जमीन पर होता है, तो इससे भी रिलेट कर सकते हैं। अभी बताए ना, हल कहाँ जमीन पर जोतेगा, तो वहाँ से हवन कुंड हो जाएगा। ठीक है। चूड़ी, चूड़ी तो सिंपल सी बात है, ऐसे भी याद रहेगा कि कालीबंगा, बंगा मतलब चूड़ी, तो कालीबंगा में मिलेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। घोड़े के अस्थि पंजर, मतलब घोड़े का जो है ना कंकाल जो कह सकते हैं, अस्थि पंजर मतलब कंकाल, जो कहाँ मिला था, कालीबंगा में। वो भी ऐसे याद कर लीजिए कि जमीन के अंदर में क्या हुआ था, वो जो मतलब आप कोई भी सब है जमीन के अंदर में जाता है वो कंकाल बन जाता है, तो जमीन के अंदर में हो गया। यानी कि बैगन उपजाने के लिए जो है जमीन से हल जुताया, उससे ईंट निकला, फिर हवन किए, चूड़ी पहने, और उसके बाद जो है घोड़े के अस्थि पंजर मतलब जो है उससे जमीन से खोदते हुए तो निकले। इस तरह से आप जो है कालीबंगा का याद कर सकते हैं, भूलिएगा नहीं ऐसे। ठीक है। एक चीज़ नोट में ध्यान रखिए कि ये जो घोड़े का अस्थि पंजर जो है ना, ये तो यहाँ मिला ही था कालीबंगा में, सुरकोदता जगह है, और लोथल में भी इसका साक्ष्य मिला था। ठीक है। तो अगर एग्जाम में मान के चलिए अगर 5 ऑप्शन जो रहता है जिसमें दिया हुआ रहता है कि 1 से अधिक, तो उसमें लिख देगा कि घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ मिले थे, तो सुरकोदता, कालीबंगल, लोथल, एक और कोई जगह दे देगा, और 5वां ऑप्शन ये दे देगा कि 1 से अधिक आंसर, तो उसमें जो है ना 1 से अधिक आंसर लगेगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ जो नोट वाला चीज़ है इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि एग्जाम में फंसाने के लिए यही सब क्वेश्चन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं लोथल। लोथल सभ्यता का जो उत्खनन SR राव और जो किए थे, और ये भोगवा नदी के किनारे है। हालांकि इसका जो है ना लोथल गुजरात में पड़ता है, तो गुजरात में जो है ना ये भोगवा नदी के किनारे पर जो है अहमदाबाद में करवाया था। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, जो SR राव ने किया था। इसका प्रमुख स्थल क्या था, बंदरगाह था। एयरपोर्ट जो पोर्ट जो होता है, एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट तो हवाई जहाज जो हो गया वहाँ पे एयरपोर्ट उसको बोलते हैं। बंदरगाह यानी कि जो जल से जो जल वाला जहाज चलता है वहाँ पे जो इसका स्टेशन रहता है उसको बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है। इस तरह आगे देखिए, यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। इसमें मेन चीज़ जो है ना, एक तो बंदरगाह है ही, ये चीज़ ध्यान में ये रखिएगा कि और सब जो पीछे जो है ना, इसमें क्या था कि और सब जगह पर इसका जो घर जो बना था वो पीछे की तरफ था, उसका घर का जो है ना प्रमुख द्वार जो पीछे की तरफ खुलता था। लेकिन लोथल ही एक ऐसा जगह था जहाँ घर के दरवाज़ा जो है ना वो सड़कों की ओर खुलते थे। इसका ऐसे याद कर लीजिए कि लोथल किसके हैं, जानते हैं गुजरात में समुद्र के तट पर बसा हुआ है, तो समुद्र के तट पर अगर घर बनाए हुआ है कोई आदमी, तो उधर से तो दरवाज़ा खुलेगा नहीं, खोलेगा सामने से खोलेगा, इसलिए घर के दरवाज़ा जो है ना सड़कों की ओर खुलते थे। ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि और सब जो भी जो था उधर का जो इससे पहले जहाँ जहाँ भी जो घर ओर का था उसका पीछे की तरफ खुलता था। सिर्फ लोथल जो एक ऐसा जगह है उसमें जो है कि घर का दरवाज़ा कहाँ खुलता था, सामने की तरफ, यानी सड़क की ओर खुलते थे। और ये जो बंदरगाह जो है ना ये 2 जगह मिला था, एक तो लोथल में ही मिला था और एक सुदकोदता में भी मिला था। तो सुदकोदता वाला जो है 2 चीज़ आ गया, एक तो घोड़े का अस्थि पंजर भी मिला था और एक बंदरगाह भी था। ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको। तो ये उम्मीद है कि ये याद हो गया होगा, 1-2 बार रिकॉल करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। एक शेर है कि न किसी रहबर न किसी रहगुजर से गुजरेगा, ये हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। ठीक है। तो याद तो खुद ही करना पड़ेगा, तो इसलिए चिंता नहीं कीजिए, ये याद हो जाएगा आसानी से। आप लोग जो है ना अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो और अच्छा तरह से जो है ना इसको जो है जीके को कराया जाएगा, जिससे कि आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं इसमें जो है ना कुछ प्रमुख जो है ना सिंधु सभ्यता में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका देखते हैं आगे। ठीक है। आइए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जैसे
इसमें जो है ना स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है ना वो गुजरात में खोजे गए थे। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है कि मतलब जो स्वतंत्रता के बाद जो है ना जो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक स्थल है वो कहाँ खोजा गया था, गुजरात में खोजा गया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। कब ऑल ओवर पूछेगा तब, अगर भारत में इसका पूछता है ना तो भारत में जो है ना सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है जो घग्गर नदी के किनारे में बसा है और हरियाणा के हिसार जिले में है। ठीक है, इतना ये याद रखिएगा कि जब ऑल ओवर पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल। अगर भारत में पूछेगा तो भारत में जो है ना राखी गढ़ी है, इसका खोज सूरजभान सिंह ने किया था। ठीक है, सूरजभान सिंह ने किया था और ये कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के विन्यास यानी डिजाइन के लिए ग्रिड पद्धति, इसको ना द्रविड़ पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रिड पद्धति को जो अपनाई थी घरों को डिजाइन करने के लिए। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल कौन है, गेहूं और जौ थी। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, मतलब जो मीठा चीज़ अगर उसको खाना है तो उसमें शहद मिलाते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। उर्वरता मतलब कि धरती को जो है ना अन्न पैदा करने वाली के देवी मानकर उसकी जो है ना पूजा करती थी। और स्वास्तिक चिन्ह जो हम लोग प्रायः जो है ये देखते हैं, स्वास्तिक चिन्ह वो सिंधु सभ्यता की ही देन है। ठीक है, पूछ देगा सीधा सीधा सिंधु सभ्यता की जो स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है, सिंधु सभ्यता की है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, इसलिए इसको ना सिंधु सभ्यता को मातृ मतलब सभ्यता भी के भी नाम से जानते हैं इसको। इसमें जो है ना कुबर वाला साढ़ इस सभ्यता के विशेष पूजनीय था, मतलब जो ये कुबर वाला साढ़ होता है उसको जो है लोग पूजते थे। सिंधु सभ्यता में जो है ना लोग तलवार और लोहा से परिचित नहीं थे। सिंपल सी बात है कि लोहा से परिचित नहीं थे तो तलवार से भी परिचित नहीं होगा, क्योंकि तलवार भी किससे बनता है, लोहा से बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किससे परिचित नहीं थे, तो वो तलवार और लोहा से परिचित नहीं थे। एक ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि कालीबंगन एक ऐसा स्थल था जिसका निचला शहर जो था ना वो किले से घिरा हुआ था। ठीक है, कालीबंगन जो है क्या था, एक लोथल पढ़े हैं, लोथल में क्या था, जो वो उसका दरवाज़ा जो है कहाँ से खुलता था, सड़क के सामने से खुलता था। और ये जो है ना, और चंदुआरो जो हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या था, चंदू जो है बच्चा था वो इधर उधर घूम जाता था, वहाँ किला ही नहीं था। तो एक तो वो याद रखना है कि वहाँ पे जो है क्या था, किला, एक भी किला नहीं था। और एक ये कालीबंगन जो ऐसा स्थल था जिसमें जो है ना निचले शहर में भी किला से घिरा हुआ था। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद कर लेंगे। सिंधु सभ्यता में किसी भी नगरों में मंदिर के अवशेष नहीं मिले, मतलब सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में मंदिर के अवशेष जो है कहाँ मिले, तो कहीं भी नहीं मिले थे। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता जो है ना इसका जो है ना विनाश का जो कारण है वो जो है ना सबसे प्रभावी कारण जो माना जाता है, और भी कारण होंगे लेकिन सबसे प्रभावी कारण जो है ना बाढ़ माना जाता है, कि बाढ़ आया और सब जो है ख़त्म हो गया। तो इस तरह से सिंधु सभ्यता में जो है ना मेन पॉइंट हम लोग देख लिए हैं। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो किसी भी जो है ना क्वेश्चन की छूटने की संभावना नहीं रहेगी। और अभी जो है आगामी अभी जो CGL की वैकेंसी आई, इसका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, और अभी MTS के भी आने वाली है। तो इसमें जो है ना आप लोग अगर तैयारी करते रहें तो इसमें जो है कि आप लोग को फ़ायदा करेगा एग्ज़ाम में, है ना। इसमें कोशिश करेंगे कि आपको इंग्लिश का भी जो है ना किया जाए। ठीक है, तो आप लोग मतलब जो है इसको अच्छा अगर लगे तो लाइक शेयर और कमेंट के माध्यम से बताएं, है ना। और पढ़िए, इसमें अच्छा लगेगा इसमें। और जो है ना इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि जीके में जो है ना आप लोग नोट्स बनाने का कोशिश कीजिए। नोट्स बनाने से ये होगा कि जब भी जो है ना किसी चीज़ को याद करना हो तो मतलब सही ढंग से याद करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।